नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। कुमाऊं मंडल में बनेगा वन विकास निगम का कार्यालय। निगम की रजत जयंती पर सीएम धामी ने किया ऐलान। हिमकाक्ष्ट ऐप का भी किया लोकार्पण। हरिद्वार में हंगामे की भेंट चढ़ी जिला योजना की बैठक। सतपाल महाराज के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने खोला मोर्चा। कहा बीजेपी सरकार में ठेकेदारों की मौज। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम पर फूटा लोगों का गुस्सा। शराब की दुकान के विरोध पर सड़क पर उतरे लोग। महिला कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन का समर्थन। हल्द्वानी में गुंडागर्दी करने वाले ग्राम प्रधान पर पुलिस का एक्शन। महिलाओं से मारपीट के मामले में हुए गिरफ्तार। वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बुधवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड वन विकास निगम की रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिमकाक्ष्ट ऐप का लोकार्पण किया, साथ ही मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर नई उपलब्धि हासिल की है और अब लोगों की सुविधा के लिए कुमाऊं मंडल में भी वन विकास निगम का कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में इकोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है वन विकास निगम इस संबंध में नए मानक स्थापित कर रहा है। आज वन विकास निगम केवल आर्थिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निगम वन क्षेत्रों में सूखे, मृतप्राय और उखड़े हुए पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नए वन क्षेत्र विकसित करने में भी प्रयास कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। साथ ही इको टूरिज्म के माध्यम से विशेषकर युवाओं और छात्रों में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों के वृक्षों की खरीद की पहल भी निगम की एक सराहनीय कदम है और इसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में खूब हल्ला हो रहा है। उत्तराखंड में भी सत्ताधारी पार्टी सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाते हुए खुद को महिलाओं की हितैषी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को उत्तराखंड में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग कर रही है। इन सबके बीच असल हकीकत क्या है? उत्तराखंड में चुनाव दर चुनाव बीजेपी कांग्रेस कैसे महिलाओं को टिकट देने से कन्नी काटती रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं को टिकट देने में फिसड्डी पार्टियां। चुनाव दर चुनाव महिलाओं की सीमित रही हिस्सेदारी। महिलाओं को टिकट देने में कन्नी काटते रहे सियासी दल। फिर 2027 चुनाव में कैसे निकालेंगे हल? उत्तराखंड में इन दिनों महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां खुद को महिला हितैषी बताती रही है, लेकिन चुनाव दर चुनाव में महिलाओं को दिए गए टिकट के आंकड़े दोनों ही सियासी दलों की हकीकत को बयां करते हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक महिलाओं को टिकट देने में दोनों ही दल पीछे रहे। साल 2002 से लेकर साल 2022 तक बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं को टिकट देने में कन्नी काटती रही। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2002 में एनडी तिवारी सरकार सत्तासीन हुई। उस चुनाव में बीजेपी से विजय वर्तवाल, आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। कांग्रेस से इंदिरा हृदय और अनीता रावत विधानसभा पहुंची। साल 2007 चुनाव में बीसी खंडूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन महिला विधायकों की संख्या और सिमट गई। बीजेपी से 2 और कांग्रेस से सिर्फ इंदिरा हृदय ने जीत हासिल की। साल 2012 में विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस से 4 महिला विधायक बनी। इनमें शैला रानी रावत, सरिता आर्य, अमृता रावत और इंदिरा हृदय विधानसभा पहुंची। बीजेपी से सिर्फ विजया वर्तवाल ही जीती। 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद महिलाओं की संख्या सीमित रही। बीजेपी से रितु खंडूड़ी, रेखा आर्य और मीना गंगोली जीती। कांग्रेस से ममता राकेश और इंदिरा हृदय विधानसभा पहुंची। 2022 में स्थिति कुछ बदली। बीजेपी से 7 महिलाएं जीत कर आईं।
इनमें सरिता आर्य, रेखा आर्य, ऋतु खंडूड़ी, आशा नौटियाल, सविता कपूर, रेणु बिष्ट, पार्वती दास। कांग्रेस से अनुपमा रावत और ममता राकेश ने जीत हासिल की। देखिए, अभी आप स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में आपने देखा कि हमारी जहाँ जहाँ महिला सीट नहीं भी थी, वहाँ भी हमारी पार्टी ने महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है। चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो। तो जब मतलब यहाँ तक पार्टी सोच सकती है तो आगे के लिए भी ज़रूर मैं एक महिला होने के नाते ज़रूर मातृशक्ति की बातें संगठन लेवल पे रखेंगे हम लोग। लेकिन हमेशा से ही जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हम जैसे बहुत ही सामान्य परिवार की महिला को अगर पार्टी यहाँ तक पहुँचा सकती है तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। बीजेपी की करनी और कथनी में समानता होती तो आज देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता और आपके खाते में भी शायद 15 लाख आ चुके होते, नोटबंदी नहीं होती। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमले छोड़ते हैं और ये कुछ नहीं करने वाले, ये पुरुष प्रधान डोमिनेट समाज को समर्थन करने वाले लोग हैं। ये महिलाओं के लिए कभी नहीं सोच सकते। महिला आरक्षण बिल के नाम पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पूरे प्रदेश भर में माहौल बनाती दिख रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी 2002 से लेकर 2022 तक चुनाव में सिर्फ 8 महिलाओं को ही टिकट देने तक सिमट कर रह गई। अब सवाल है कि खुद को महिला हितैषी बताने वाली बीजेपी क्या 2027 में अधिक महिलाओं को टिकट देगी? क्या 2027 चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पहुंचते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। विपक्षी विधायकों ने मंत्री सतपाल महाराज की टेबल पर रखी बुकलेट को फेंका। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में ठेकेदारों की मौज हुई है। साथ ही उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बता दें कि विपक्षी विधायकों ने विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग को प्रमुखता से उठाया है। बहुत सीधी सी बात है यार, विधायक है, विधायक को पता है कहाँ जिला योजना लगानी है, कहाँ राज्य योजना लगानी है, कहाँ विधायक निधि लगानी है, कहाँ दूसरी योजना लगानी है। आज चीजें खराब क्यों की जा रही है? हम क्यों तड़प रहे हैं? इसलिए तो तड़प रहे हैं कि यार हमारे हिसाब से हमारे प्रस्ताव लिए जाएंगे तो जनता के सीधे काम होंगे। हमें मालूम है कौन सा रोड ज्यादा टूटा हुआ है, किसको आवश्यकता है कि कौन सा रोड दिया जाना चाहिए, पर वो चीजें नहीं हो रही। और इसमें सबसे बड़ा हास्यपद ये है, दुर्भाग्य ये है कि पिछले साल हमने टाइम लिया माननीय मंत्री जी से कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। इतनी बड़ी जिला योजना है, उसमें जो है विधायकों को आप अनदेखी नहीं कर सकते। मैं ये अपनी बात कह के आ गई, उसमें इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? ये हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स के दी थी, उसमें एक आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। राजधानी देहरादून में नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया तो बीजेपी पार्षदों ने भी नगर आयुक्त को घेरा। जैसे तैसे मामले को शांत कर बैठक में 65 प्रस्तावों को रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक, हंगामे के साथ शुरू हुई बोर्ड बैठक। कांग्रेस पार्षदों ने दोहरे रवैये का लगाया आरोप, बीजेपी पार्षदों ने भी किया हल्ला बोल।
उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देहरादून में नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब कांग्रेस पार्षदों ने निगम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और जिक्र किया राजधानी देहरादून की परेड ग्राउंड में होने वाले पार्टी के उस कार्यक्रम का, जिसके होर्डिंग और पोस्टर को निगम ने कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही उतरवा दिया। हालांकि नगर आयुक्त के दखल देने के बाद मामला शांत हुआ और बैठक में 65 प्रस्तावों को रखा गया, जिस पर पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया और मानदेय बढ़ाने की मांग की। बोर्ड ने भी सहमति जताई। सफाई कर्मियों के मानदेय को 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। उधर कांग्रेस पार्षदों ने कुछ वार्ड में अधिक सफाई कर्मचारी होने और कुछ वार्ड में सफाई कर्मियों की कमी पर भी आपत्ति को जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस कारण उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था बेपटरी रहती है, जिस पर मेयर और नगर आयुक्त ने 1 महीने का वक्त मांगा। स्वास्थ्य विभाग है हमारा, उनके अधिकारियों ने 1 जून तक का समय मांगा है और जैसा कि सदन ने तय किया है कि प्रत्येक वार्ड में समान रूप से कर्मचारी बांट दी जाएंगे, तो इस अवधि में उसकी एक्सरसाइज कर ली जाएगी और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने की बात है सामने, क्या रहेगा उसमें कितनी? मानदेय को लेकर के जैसा कि एसएफओ ने एक प्रारंभिक जो उसका एस्टिमेट है वो बताया, परंतु उसमें एक डिटेल्ड असेसमेंट कर लिया जाएगा कि कितना वित्तीय व्यवहार उसका पड़ेगा और उसका बजट में प्रावधान करते हुए उसकी भी व्यवस्था बोर्ड के निर्णय के अनुपालन के क्रम में नियमानुसार की जाएगी। उधर बीजेपी पार्षदों ने भी नगर आयुक्त पर एक बार फिर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि नगर आयुक्त विकास कार्यों की सूचना नहीं देती हैं, जिस कारण आज दोनों ही पार्टी के पार्षदों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं बोर्ड बैठक में शहर के अंदर चल रहे हुक्का बारों का मुद्दा भी गूंजा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से पढ़ाई करने आने वाले छात्र यहां हुड़दंग करते हैं, जिस पर निगम को संज्ञान लेना चाहिए। पार्षदों ने कहा कि यदि बोर्ड बैठक में कोई फैसला नहीं निकलता तो शहर को सुधारने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। ठेके चल रहे हैं, वाइन शॉप्स हैं, वो लीगल हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हुक्का बार का तो कहीं लाइसेंस ही नहीं है। ये टोटली इलीगल चल रहे हैं और सब थाने चौकियों में सबको पता है। और सबसे ज्यादा सूखा नशा जो है अगर हो रहा है और जिसमें बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं तो हुक्का बार में हो रहे हैं। वहाँ खाने की कोई सामग्री नहीं है, किसी तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है अंदर। आप देखेंगे तो वहाँ सिर्फ नशा है और बहुत खतरनाक नशा है, जिसमें हमारे बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे 18-18 साल के, क्योंकि एक हुक्का बार मैंने खुद बंद करवाया बल्लीवाला चौक पे और मुझे मालूम है वहाँ क्या स्थिति थी। तो इसके लिए अब हम बिल्कुल बुलंद से इसकी आवाज उठाएंगे। 1 साल बाद हुई बोर्ड बैठक में आम जनता से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कम ही देखने को मिली। बोर्ड बैठक में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों के अपने अपने मुद्दे हावी रहे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बोर्ड बैठक से वार्ड की जनता को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने वाली हैं। 6 मई से कुमारी शैलजा प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, जहां वो विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगी और संगठन की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। खबर ये भी है कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर गुटबाजी को खत्म करने और कार्यकर्ताओं में समन्वय बढ़ाने के ऊपर जोर देंगी। साथ ही अपने दौरे के दौरान वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगी। लेकिन चरण में वो 6 तारीख को यहाँ आ रही हैं, रात पहुँचेंगी और जो है 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक पौड़ी पार्लियामेंट में और एक दिन टिहरी उनका दौरा है। और उसके बाद अगले चरण में कुमाऊं मंडल में पहाड़ी जनपदों में माननीय प्रभारी जी का दौरा है। और निश्चित रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई है, लगातार अपराध और भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हत्याएं, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। महिला अपराध में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर आ गया है, भ्रष्टाचार पर नंबर 1 में आ गया है, भर्ती घोटाले पर पूरे विश्व में आज उत्तराखंड की चर्चा है। तो इन सब जनहित के मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, इन सब को लेकर जो है कि हम जन जागरण कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद कर रही हैं प्रभारी जी, और सभी हमारे सीनियर लीडर उसमें साथ दौरे में रहेंगे।
अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा देहरादून के क्लेमेंट टाउन का नाम बदलने जा रहा है। कैंट बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास भी हो चुका है। क्लेमेंट टाउन का नाम अब शौर्य नगर के नाम से पहचाना जाएगा। वहीं लैंसडाउन का नाम बदलने की भी चर्चा चल रही है, लेकिन वहां के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने इस पर आपत्ति जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून के क्लेमेंट टाउन को मिला नया नाम। क्लेमेंट टाउन अब कहलाएगा शौर्य नगर। अंग्रेजों के जमाने से थी क्लेमेंट टाउन की पहचान। लैंसडाउन का भी बदलेगा नाम। देहरादून का क्लेमेंट टाउन जो अंग्रेजों के जमाने से अपनी पहचान बनाए हुए था, लेकिन अब क्लेमेंट टाउन का नाम बदल दिया गया है। देहरादून का क्लेमेंट टाउन अब कहलाएगा शौर्य नगर। छावनी परिषद की बैठक में क्षेत्र का नया नाम शौर्य नगर रखने पर सहमति बनी है। बता दें कि बैठक में क्षेत्र के नाम बदलने को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा हुई। इनमें दून वैली, शिवालिक नगर और शौर्य नगर नाम शामिल थे। काफी विचार करने के बाद शौर्य नगर नाम पर मुहर लगी। सैन्य पृष्ठभूमि और क्षेत्र की छावनी पहचान को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। बता दें कि अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को ये भेजा जाएगा। केंद्र की मुहर लगते ही क्लेमेंट टाउन का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर शौर्य नगर कर दिया जाएगा। क्लेमेंट टाउन की बात करें तो इसका इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से जुड़ा है। ये नाम फादर आरसी क्लेमेंट के नाम पर पड़ा था, जो साल 1934 में इस क्षेत्र में बसे थे। बाद में ये क्षेत्र विकसित होकर एक महत्वपूर्ण छावनी के रूप में स्थापित हुआ। क्लेमेंट टाउन न केवल एक छावनी क्षेत्र है, बल्कि शिक्षा और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब क्लेमेंट टाउन का नाम इतिहास की बात रह जाएगी, क्योंकि अब ये क्षेत्र शौर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं लैंसडाउन का नाम बदलने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से बीजेपी विधायक दिलीप रावत इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, नाम बदलने के हर जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और जहाँ तक लैंसडाउन की बात है तो लैंसडाउन एक ऐतिहासिक नगर हो गया है और पर्यटन के क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ नाम है। और क्योंकि एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय छवि आती है, इसलिए सभी लोगों का वहाँ पर लोगों की धारणा है कि इस नाम को न बदला जाए, और हम भी उसमें सहमत हैं कि किसी भी प्रकार से लैंसडाउन का नाम न बदला जाए। और अगर ये बदला जाएगा तो बहुत बड़ा एक क्षति जो है पर्यटन क्षेत्र को होगी। बता दें कि नाम में बदलाव करने का ये कदम देश भर में चल रही उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत ब्रिटिश कालीन नामों को बदलकर भारतीय और सैन्य परंपरा से जुड़े नाम दिए जा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने छात्रों के साथ अपने छात्र जीवन के अनुभव को भी साझा किया और उन्हें सिविल सेवा के लिए प्रेरित किया। डीएम ने विद्यार्थियों को सफलता का सूत्र भी बताया। बता दें कि कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावक और शिक्षक भी मौजूद रहे। प्रथम आज जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें टॉप 25 बच्चों में जो उधम सिंह नगर के बच्चों ने रैंक बनाई, उनके लिए एक टॉपर्स कॉन्क्लेव हम लोगों ने आयोजित किया था। आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने खुद देखा कि बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे। काफ़ी उन्होंने हम लोगों को अच्छी तरह उन्होंने ग्रिल भी किया, और उनको शंकाएँ जो उनकी थी उनको हम लोगों ने पूरा दूर किया। उनके कई चीज़ों के बारे में करियर काउंसलिंग भी दी गई। पिछले 11 दिनों से देहरादून के कैनाल रोड पर लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध है शराब की दुकान का। कई नेता आए, आश्वासन दिया, पर अब आबकारी विभाग की टीम आई और शराब की बोतलों का स्टॉक लगाया तो स्थानीय लोग समझ गए कि आश्वासन सिर्फ लोगों को समझाने बुझाने के लिए दिया जा रहा था। और अब क्या हुआ? अब लोग फिर भड़के और आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ साफ कह दिया कि शराब की दुकान को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यहाँ पर क्राइम होगा, क्या नहीं होगा, क्या सीखेंगे बच्चे? हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, शांतिपूर्ण जैसा कि अब तक होता आया है। देहरादून में शराब की दुकान का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। आबकारी विभाग पर फूटा लोगों का गुस्सा। सिर्फ आश्वासन से नहीं बनेगी बात। आप वहाँ पे बोतलें सजा रहे हैं, शर्म नहीं आती है? देहरादून के कैनाल रोड में इन दिनों एक स्वर गूंज रहा है। ये आवाज है स्थानीय लोगों की, जो एक स्वर में कह रहे हैं कि शराब की दुकान बंद हो। कैनाल रोड में स्थित राष्ट्रपति निकेतन के सामने जैसी ही शराब की दुकान खोलने की खबर सामने आई तो स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और ठेके के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया।
रिहायशी इलाके में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की आवाजाही रहती है। ऐसे में शराब की दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने का खतरा बना रहेगा। ये डर है स्थानीय लोगों का और प्रशासन से एक सवाल भी कि क्या राष्ट्रपति निकेतन जैसे संवेदनशील स्थान के सामने शराब का ठेका खोलना क्षेत्र की गरिमा को भंग नहीं करता? क्या यहाँ पर क्राइम होगा, क्या नहीं होगा, क्या सीखेंगे बच्चे? सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वो बच्चियाँ जो बाहर से आती हैं क्या करेंगी, क्या सीखेंगी यहाँ पर? हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए उनको भी किसी तरह से गलत संगत में ना पढ़ना पड़े। और उस पर्टिकुलर लेटर की बिना पे जो कल इशू करा इनको कोर्ट से, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसकी बिना पे आज ये लेकर के आए हैं आबकारी डिपार्टमेंट वाले और शॉप खुलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे शॉप खुलवाई है, सामान रखा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे शांतिपूर्ण, जैसा कि अब तक होता आया है। और हम जब तक हमें डीएम से और मंत्री जी की तरफ से प्रॉपर्ली कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, या क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कार्यवाही चल रही है, तभी तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यूं तो उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी भी धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दे चुके, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब आबकारी विभाग की टीम शराब की दुकान पर पहुंची और वहां पर शराब की बोतलों का स्टॉक लगाया तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और टीम से लोगों ने ये तक कह दिया कि क्या आपको शराब की बोतलें सजाने में शर्म नहीं आ रही है? आबकारी विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई और ये विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया गया। 10 दिन से दूसरी तरफ से आए, हमारे तो यहाँ पे लेना देना भी नहीं है। आप अभी आधे घंटे ही सुषमा है, हम लोग 10 दिन से बैठे हुए शूटिंग में आ रहे हैं। हमारी यहाँ ड्यूटी नहीं है, हम कहीं और से आए हुए हैं, लेकिन इस तरीके की बात नहीं सुनेंगे हम यहाँ। इस तरीके की बात सुनेंगे प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए नहीं है, तो हमारे लिए मत बोला आप फिर दिल पे ले रहे हैं इंडिविजुअल। हमें आपसे क्या मतलब? आप मेरे घर से मैं आपको चाय वाय पिलाऊंगा, आप नहीं मानो, बात वो नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बिजनेस से हो रही है। शराब की दुकानों के विरोध कर रहे लोगों का समर्थन करने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के इस लड़ाई को अंतिम दौर में लड़ने का आश्वासन दिया। साथ ही सरकार से सवाल किया कि जब एक तरफ सरकार नशा मुक्त उत्तराखंड की बात कर रही है तो रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान खोलने पर सरकार इतनी उतावली क्यों है? इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में आप लोगों के जो अधिकार है, जो उनका स्वतः का अधिकार है, उसका भी हनन कर रहे हैं। और इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें खोलने से पूरे उसका माहौल खराब हो रहा है। लोगों के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाएगा, लोगों का यहाँ पे रहना दुश्वार हो जाएगा। ये सरकार को समझ नहीं आ रहा। हम लोग सब लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं और आज हम जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी यहाँ बैठे। यूं तो हंगामे के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी शराब की दुकान हटाकर कहीं और खोल दी जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्दी इस आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई और शराब की दुकान नहीं हटी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन अपने इस आश्वासन पर कब तक कार्रवाई करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अब बात मौसम की। बता दें कि प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। विशेष रूप से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि 28 अप्रैल 2026 में हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफ़ी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की। और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पर हमारे को जो है तेज हवाएं 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। हरिद्वार के भाद्रवा क्षेत्र में हुए राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि यहां राजवीर की शादीशुदा बेटी का प्रेमी उसका कातिल निकला है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि आरोपी मृतक की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की का पिता रास्ते में रोड़ा बन रहा था। इस वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और यहाँ पे बोंगला बाईपास के पास में एक पॉपुलर के खेत में
इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनके सिर पे चोट का निशान था। तो इसमें फिर एसओजी और थाने इनकी टीमें लगाकर इसमें प्रयास किया गया। तो थोड़ा जो डिजिटल एविडेंस मिले तो उसके आधार पर एक संदिग्ध को पूछताछ में लिया गया। तो लक्की हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके पास में ये संदिग्ध जब पकड़ा गया तो फिर इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पंकज है ये बेसिकली ये मृतक जो है इसकी लड़की से 2024 में एक कथा के दौरान मिला था और ये उसको ये प्रेम करता था और इसका ये था कि अगर इसके बाप को मैं मार दूंगा तो ये लड़की जो कि पहले से शादीशुदा है 2019 से, वो अपने पति को छोड़ के आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इस मोटिव के लिए इसने अपने एक साथी को छोटेलाल को साथ में लिया और एक शराब के ठेके से शराब ली और ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे पहले से। तो ये तीनों लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद हथौड़ा ये साथ में लेके गए थे और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हथौड़ा से 2 बार सिर में वार करके राजवीर की हत्या कर दी। लालकुआं की टांडा रेंज से सटे जंगल में हाथी ने 2 लोगों पर हमला कर दिया और इस हमले में दोनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग और राजस्व की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर एसडीएम रेखा कोहली ने बताया है कि घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में और गांव से सटे वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या लग रहा है क्या हुआ है करके कैसे ये कह रहे हाथी ने मारा है। अच्छा, तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसी लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि ऐसा जो घटना हुई है उसके लिए क्या? दुर्घटना तो हो गई सर, जितना होता है उतना हमको दिलवा दे कुछ। ये लालकुआं क्षेत्र के हमारे जो टांडा रेंज है इसके तराई पूर्वी वन प्रभाग में हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हाथी द्वारा 2 व्यक्तियों की इसमें जान गई है। जो हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है और पुलिस की टीम है और रेवेन्यू की टीम है, तीनों मौके पर पहुंची हुई हैं। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, जो मुआवजे की धनराशि होगी, उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। हल्द्वानी में महिलाओं और बच्ची से ग्राम प्रधान के मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। महिलाओं को बेरहमी से पीटने वाले ग्राम प्रधान रमेश जोशी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि ग्राम प्रधान का महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर यह एक्शन लिया गया। दिनेशपुर में घरेलू कलह के चलते एक 27 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से युवक की पत्नी से अनबन चल रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला ये एक शुभम विश्वास है, विजयनगर का रहने वाला है, मेरी रिश्तेदारी का मामला है। तो उसके बड़े भाई का फोन आया कि भाई ने फांसी लगा ली। हम पहुंचे, तुरंत जाके लेके गए हॉस्पिटल, तो तब तक डेथ हो चुकी थी। पता चला फिर छानबीन करा कि आपसी कलह है, आपसी कलह की वजह से फांसी लगा ली। रुड़की से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एसी के पाइप से गिरता पानी बुजुर्ग की मारपीट का कारण बन गया। दरअसल पिरान कलिया थाना क्षेत्र के ग्राम एरापुर निवासी एक घर से नया एसी लगवाने पर यह पूरा ड्रामा हुआ। ड्रेनेज पाइप का रुख गली की नाली में किया गया, जिस पर पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। मामला इतना बड़ा कि दबंगों ने बुजुर्ग और उनके बेटों के साथ लाठी डंडों से लड़ाई शुरू कर दी और लाठी डंडों और रॉड से कई बार उन पर वार किया। अब बुजुर्ग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले पर एक्शन ले रही है। जो का आप जिक्र कर रहे हैं थाना कलियर का है। पुलिस के संज्ञान में घटनाक्रम है। 2 पड़ोसी हैं और आपस में सगे भाई भी हैं। उनमें आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के, सामान रखने उठाने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। तो परसों एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने मारा पीटा है, जिसमें पुलिस ने प्रिवेंटिव में भी कार्रवाई की है और वादी या विक्टिम पीड़ित की तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया। आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। कुमाऊं मंडल में बनेगा वन विकास निगम का कार्यालय। निगम की रजत जयंती पर सीएम धामी ने किया ऐलान। हिमकाष्ठ ऐप का भी किया लोकार्पण। हरिद्वार में हंगामे की भेंट चढ़ी जिला योजना की बैठक। सतपाल महाराज के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने खोला मोर्चा। कहा बीजेपी सरकार में ठेकेदारों की मौज।
देहरादून में आबकारी विभाग की टीम पर फूटा लोगों का गुस्सा। शराब की दुकान के विरोध पर सड़क पर उतरे लोग। महिला कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन का समर्थन। हल्द्वानी में गुंडागर्दी करने वाले ग्राम प्रधान पर पुलिस का एक्शन। महिलाओं से मारपीट के मामले में हुए गिरफ्तार। वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई।